मैथमेटिकल इंडक्शन एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट, बहुत ही इजी कंसेप्ट, बट कुछ क्षेत्रों में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला ये कंसेप्ट है। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और आज के लेक्चर में इसी न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके सबसे पहले हम पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, कहां कहां किस किस फील्ड में ये यूज होता है इसके बारे में भी जानेंगे और फिर इसके प्रोसीजर के ऊपर चलेंगे। तो इस लेक्चर की जो शुरुआत है वो हम करेंगे कि सबसे पहले हम छोटे से जो बात है वो जानेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो एक फाउंडेशनल टेक्निक है प्रूफ्स को करने की। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके सामने किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है और उसका प्रूफ देने के लिए आपके पास कोई ना कोई टेक्निक तो होनी चाहिए ना। मान ली आपके सामने कोई भी तथ्य रखा जाता है तो उसको प्रूव करने के लिए कोई तो टेक्निक होनी चाहिए किसी ना किसी फील्ड में। तो ये मैथमेटिकल जो इंडक्शन है वो मैथमेटिकल तरीके की कोई भी फॉर्मूला या कोई भी जो वैल्यू होती है उसके प्रूव को करने की एक पर्टिकुलर टाइप की एक टेक्निक है बस। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत बहुत इजी है, छोटा सा कंसेप्ट है ये, बट कुछ क्षेत्रों में जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, उनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका जो यूज है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई और इसका जो यूज है वो कहाँ पे लाया गया। तो सबसे पहला जो यूज है बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो दो क्षेत्रों में काम किया। सबसे पहले जो है वो दो क्षेत्रों में देखा गया। कौन कौन से क्षेत्रों में? ये जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को और सीक्वेंशियल प्रोसेसेस, दो तरीके की चीजों में सबसे पहले इसे देखा गया था। कैसे? जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि सेम टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेम टाइप के जो पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा आता है सीक्वेंशियल प्रोसेसेस। सीक्वेंशियल प्रोसेस का क्या मतलब है कि जैसे आपके सामने जो है नंबर्स की कोई सीक्वेंस बनी हुई है, उसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है नंबर्स का, तो उनकी सीक्वेंस जो बन जाती है उस सीक्वेंस को डील करने के लिए, उसके बिहेवियर को या उसको स्टडी करने के लिए कि वो किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, उनको डील करने के लिए इस मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इनका इस्तेमाल सबसे पहले इन दो क्षेत्रों में देखा गया था। मेनली ये जो काम करता है वो किस तरीके से काम करता है कि आपके सामने कोई स्टेटमेंट है या कोई डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आपके सामने, उस डिस्क्रिप्शन को ट्रू आपको प्रूव करके दिखाना है। ट्रू फाइंड आउट करने के लिए किसके ऊपर? इनफाइनाइट सेट के ऊपर ट्रू फाइंड बनाने के लिए ये जो है मैथमेटिकल इंडक्शन की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि 2n इज even number for all natural numbers, अब आपको ये पता है 2n जो है ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 2n जो है इवन नंबर दे रहा है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। अब जो सभी नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, सभी नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो कौन सा सेट है? 1 2 3 अप टू इन दिस वे, ये आपके पास सेट है। और ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। ये आपके पास क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी डिस्क्रिप्शन या किसी भी स्टेटमेंट जो है, ये आपकी स्टेटमेंट है 2n इज एन इवन नंबर, n लिख लीजिए या इज इवन नंबर, तो 2n टाइप का जो नंबर है वो इवन नंबर है, ये तो है आपकी स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए किसके ऊपर साबित करना है? एक इनफाइनाइट सेट के ऊपर इसको प्रूव करने के लिए इस मैथमेटिकल इंडक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब 2n जो है वो आप पढ़ के आए हो इस बात को कि 2n इवन नंबर देता है, बट प्रूव कैसे करें कि ये हर नेचुरल नंबर के ऊपर इवन नंबर देगा, ये बात प्रूव कैसे की जाए? आप वीडियो पॉज करके आप एक बार सोच के देखिए कि अगर क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप इसको प्रूव कर पाओगे? नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि ये जो है ये किससे साबित होगा? ये मैथमेटिकल इंडक्शन से साबित होगा कि 2n जो है वो इवन नंबर है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। अब यहां पे जो है ये मेनली डील करता है इसी तरीके की स्टेटमेंट्स को। इस तरीके की स्टेटमेंट्स हो गई या फिर कोई जो है डिस्क्रिप्शन हो गया। स्टेटमेंट कंप्लीट भी हो सकती है, जो इनकम्प्लीट जो डिस्क्रिप्शन जो दी होती है लाइन के अंदर वो भी हो सकती है। और ये इनफाइनाइट सेट जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही होगा, बट मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो ज्यादातर नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही डील करता है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल इंडक्शन नेचुरल नंबर्स के अलावा किसी और सेट के ऊपर लागू नहीं हो सकता, वो किसी और सेट के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कह दिया कि एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आर जो है वो भी तो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है ना, तो आप इसको जो है इसी टेक्निक से इसको प्रूव कर सकते हो पॉजिटिव नंबर्स। और जो है ये अब रियल नंबर्स जो है देखो नेचुरल नंबर्स के अलावा आ गया है दूसरा सेट, तो आप दूसरे सेट के ऊपर भी ऐसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनके ऊपर इस टेक्निक को लगा के उन स्टेटमेंट्स को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि ये इस मैथमेटिकल इंडक्शन का इन्वेंशन किसने किया। तो बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन का इन्वेंशन किसी एक मैथमेटिशियन ने नहीं किया है। ये टाइम टू टाइम जो है अलग अलग मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलग अलग जो प्रोसीजर था ना प्रूव देने का, वो लगभग सिमिलर था, लेकिन थोड़े बहुत एरर्स आ रहे थे, थोड़े बहुत करेक्शंस जो है उनमें देखे जा रहे थे, बट प्रोसीजर लगभग सिमिलर हुआ करते थे। तो वो और नाम भी उनके अलग अलग दिए जा रहे थे जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो धीरे धीरे अलग अलग मैथमेटिशियन टाइम टू टाइम जो है टाइम के साथ अलग अलग आते रहे, उन्होंने वो प्रोसीजर देते रहे, और लास्ट आया था 1838 में। 1838 में नाम है उसका अगस्टस डी मॉर्गन जो है ये आए थे। इन्होंने इस टर्म को लेके आए थे मैथमेटिकल इंडक्शन, और मैथमेटिकल इंडक्शन से ये जो टेक्निक थी इनको एक मैथमेटिक्स के अंदर एक पहचान के रूप में इंक्लूड करवा दिया था। इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट इस मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर नहीं हुआ। अभी तक जो है ये मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से ही चलता जा रहा है। तो लास्ट जो है ये जो टर्म दी थी वो अगस्टस डी मॉर्गन थे। बट अगर कोई आपसे ये बात पूछे कि प्रोसीजर जो था वो किसने दिया, तो एक ने नहीं दिया। प्रोसीजर तो काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा था, अलग अलग नाम बोलते आ रहे थे इसका, लेकिन इसका पर्टिकुलर ये टर्म के बारे में बात करें तो ये टर्म जो है 1838 में अगस्टस डी मॉर्गन लेके आए थे, और मैथमेटिक्स में इन्होंने एक नई पहचान दिलवा दी थी इसको। तब से और अब तक ये मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से ही मैथमेटिक्स में जाना जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके डिफरेंट फील्ड्स में यूज देखेंगे कि ये कहां पर यूज होता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है सबसे पहले शुरुआती टाइम में तो मैंने बता ही दिया आपको कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स से डील करने के लिए इसका यूज हुआ था और सीक्वेंशियल प्रोसेस के लिए यूज हुआ था। इसके बाद जो है इसको यूज किया गया सबसे पहले था वो कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसका यूज कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होने लगा। कंप्यूटर साइंस में किस तरीके से यूज हुआ? सबसे पहले यूज हुआ इसका एल्गोरिथम्स में। एल्गोरिथम जो कंप्यूटर साइंस के अंदर दिए जाते हैं, उन एल्गोरिथम में प्रूव करने के लिए, उन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा जो था वो इसका डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स जो है उससे डील करता ही आ रहा था, और जब कंप्यूटर के अंदर वो जो डाटा जो प्रोवाइड हुए थे उनके स्ट्रक्चर्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तीसरा जो है ये इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे लूप होती है। लूप क्या होती है? जैसे आप कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, C++ या पाइथन या इस तरीके से, तो उनके अंदर लूप्स होती हैं। उन लूप्स को जो फॉर्मल वेरिफिकेशन उनकी जो की जाती है, फॉर्मल वेरिफिकेशन करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कौन से फील्ड है जिनमें यूज किया जाता है? इसका इस्तेमाल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भी यूज किया जाता है। इकोनॉमिक्स इसमें यूज किया जाता है, और इसमें किसमें यूज किया जाता है? इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। ये आपको अलग अलग फील्ड्स हैं जिनमें यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है, और कहां यूज किया जाता है? बायोलॉजी में यूज होता है, और रिसेंटली
जो अभी के जो ईयर्स जो चल रहे हैं उसमें इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाने लगा है क्रिप्टोग्राफी में। जो क्रिप्टोग्राफी जो है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। उसमें जो पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स को से डील करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने वो एरियाज बताए हैं जहां पर इस जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इस टेक्निक को लाइटली ना लें। इजी जरूर है, ये इजी टेक्निक है, बट ये ऐसा नहीं है कि यूं ही है, यूं ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वो क्या आता है कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? ये आपके जो हिंदी इंग्लिश या उनमें जो पढ़ के आते हैं ना स्टेटमेंट, ये उस तरीके की स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या होती है? एक सेंटेंस, ए सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक ऐसा सेंटेंस या कोई डिस्क्रिप्शन आपके सामने दे रखा है, तो उससे आप इस तरीके से जज करें कि या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। मतलब उसको देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए ये ट्रू भी हो सकती है या ये फॉल्स भी हो सकती है। दोनों में से किसी कोई एक जरूर हो, या तो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या कहलाती हैं? स्टेटमेंट कहलाती हैं। जैसे हो सकता है आपको अभी ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल लिखेंगे उन एग्जाम्पल से ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिख रही हूं, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जो पहली स्टेटमेंट है वो मैंने लिखी है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिख दी, देयर आर 5 वीक्स इन ए मंथ। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। 3 मैंने लिख दिया, 2 डिवाइड्स 6। फोर्थ मैंने लिख दिया, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A फॉर वेयर A एंड B आर सेट्स। ठीक है, आपके सामने जो है मैंने 4 स्टेटमेंट लिख दी है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब जयपुर आप सबको पता है राजस्थान की कैपिटल है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? आपकी ट्रू है। आपको स्टेटमेंट को पढ़ते के साथ जो है, जो आपकी जो सेंटेंस था उस सेंटेंस को पढ़ते के साथ आपने ये जज कर लिया कि ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। ट्रू आते ही अब ये क्या बन गई है? ये एक स्टेटमेंट बन गई है जिसको जज किया जा रहा है कि ये ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लिख दिया, देयर आर 5 वीक्स इन ए मंथ। आपको पढ़ते ही ये पता चल गया कि ये जो है ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब उसे जज कर पा रहे हैं आप, जो लिखा हुआ है, जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है उसको जज कर पा रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने बता दिया कि ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो है या क्या लिखा है? 2 डिवाइड 6। ये जो पूरा है, ये जो है ये पूरे तरीके से जो है ये सेंटेंस की फॉर्म में नहीं आता है, क्योंकि सेंटेंस की फॉर्म में कई चीजें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक डिस्क्रिप्शन की तरह काम कर रहा है कि कुछ डिस्क्राइब कर रखा है आपके सामने। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये देखते ही आपको क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड 6 आपको पता है, बिल्कुल 2 डिवाइड करता है 6 को, तो ये क्या है? ये ट्रू है। इसको देखते ही आपने बता दिया कि ये बात तो ट्रू है, 2 डिवाइड करता है, तो ये भी क्या बन गई? स्टेटमेंट बन गई। अब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, वेयर A एंड B आर सेट्स। यूनियन जो है वो सेट्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये बात आपको पता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लिख रखी है, कम्यूट कर रखा है सेट्स को, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन के अंदर होल्ड करता है सेट्स के अंदर, ये आपको पता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है ये सेंटेंस। तो ये भी क्या बन गई है? स्टेटमेंट बन गई है। तो इनको जिनको आप जज कर सके कि ट्रू है या फॉल्स है, जो जज किया जा सके, ऐसी जो सेंटेंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां पे ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की। ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस या ऐसे स्टेटमेंट, पहले तो वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट जिनके अंदर मैथमेटिकल रिलेशन को इंक्लूड किया गया हो। क्या बोला मैंने? मैथमेटिकल रिलेशन को इंक्लूड कर रखा हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को आप क्या कहोगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब यहां पे देखो, पहली जो स्टेटमेंट थी वो आपकी क्या है? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब यहां पे कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो है, रिलेशन क्या है? कैपिटल। कैपिटल बताई जा रही है कि जयपुर जो है राजस्थान का जो है कैपिटल है,
तो कैपिटल जो है वो रिलेशन है, जयपुर का राजस्थान से रिलेशन बताया जा रहा है कि क्या रिलेशन है। रिलेशन तो है यहाँ पे, बट मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। कैपिटल कोई मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं आती है, तो ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक बात है। दूसरी कह रहा है कि देयर आर 5 वीक्स इन ए मंथ। ये जो है यहां भी रिलेशन है, वीक्स जो डिफाइन किया गया है, एक मंथ में 5 वीक्स हैं, जो वीक्स जो बताए जा रहे हैं ये रिलेशन बता रहा है। इस नंबर का उस मंथ के साथ ये वीक्स के रूप में रिलेशन बता रहा है। रिलेशन तो है यहाँ पे, बट मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये मत सोच लेना कि 5 नंबर मैथमेटिक्स का आ गया तो जो है ये मैथमेटिकल रिलेशन बन जाएगा और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए, तो ये भी आपके मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं आती है। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, 2 डिवाइड्स 6। अब यहाँ पे डिवाइड्स जो है वो रिलेशन बता रहा है, 2 का 6 के साथ रिलेशन डिवाइड्स के रूप में बताया जा रहा है। रिलेशन तो है, और डिवाइड्स जो है डिवीजन, डिवीजन किस में आता है, मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है डिवीजन। तो ये जो है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो रिलेशन आया हुआ है वो मैथमेटिकल रिलेशन है। यहां पे जो है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन C। अब ये जो इक्वेलिटी आई हुई है ये रिलेशन है, दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूव कर रहा है, इक्वल बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वेलिटी जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ये दो टर्म्स को मैथमेटिकल रिलेशन से जोड़ा हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, तो ये भी आपकी क्या कहलाती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कहीं किसी भी शब्द में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहां पर आपको जो है और अच्छे से ब्रीफ में और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैथमेटिक्स में जो है कुछ ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो नेचुरल नंबर्स के ऊपर बेस होती हैं, जिन्हें हम Pn की फॉर्म में लिखते हैं, Pn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है। जैसे कौन सी स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि n स्क्वायर प्लस n जो है वो एक इवन नंबर रहेगा सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। ये मैंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दी है। अब ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो नेचुरल नंबर के ऊपर बेस है, बट यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है मेरा कि हर मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट रहेगी वो नेचुरल नंबर के ऊपर ही बेस रहेगी। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी दोबारा से बता देती हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं जो नेचुरल नंबर्स के ऊपर नहीं भी हो सकती हैं और उनको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहा भी जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर इज एन इज ए पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि सभी रियल नंबर्स के लिए x स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये बात सबको पता है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है और ये नेचुरल नंबर के ऊपर बेस भी नहीं है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती हैं जो नेचुरल नंबर के ऊपर बेस नहीं भी हो सकती, बट कुछ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बेस होती हैं जिनको हम Pn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है यहाँ पर। अब जो है जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो होती हैं Pn के रूप में जो लिखी जाती हैं, Pn के रूप में जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हर नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू ही होगी या ये फॉल्स ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर के ऊपर बेस होगी, जरूरी नहीं है कि वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू ही होगी या वो फॉल्स भी होगी। जैसे Pn, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो Pn है, Pn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस n, इसको हम देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में ट्रू है, क्या वो डिविजिबल है 3 से। अब P1 लेंगे हम, n की जगह 1 को रिप्लेस करके देखेंगे। P1 क्या आएगा 2, ये तो डिविजिबल नहीं है। P1 2 आया, 2 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये क्या आ गई फॉल्स। P2 जो है वो क्या आया 8 प्लस 2 10, 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, अब भी क्या आ रहा है फॉल्स। P3 जो है वो क्या आएगा 27 प्लस 3, अब ये क्या आ गया 30, 33 से डिविजिबल है, अब आ गया ट्रू। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। स्टेटमेंट थी,
मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कंफर्म है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखो, P1 पे किया फॉल्स आ गई, 2 पे किया फॉल्स आ गई, 3 पे किया ट्रू आ गई। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा हर नेचुरल नंबर के ऊपर ट्रू ही रहेगी या हर नेचुरल नंबर के ऊपर फॉल्स ही आएगी। वो कुछ नेचुरल नंबर्स के ऊपर ट्रू आ सकती है, कुछ नेचुरल नंबर्स के ऊपर फॉल्स भी आ सकती है। तो मैथमेटिकल, लेकिन कहीं पर ट्रू आ रही है, कहीं पर फॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो रहेगी, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने के लिए बस एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उसके अंदर मैथमेटिकल रिलेशन इंक्लूड होना चाहिए। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर मैथमेटिकल रिलेशन इंक्लूड हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। और रिलेशन यहाँ पे दे ही रखा है, डिविजिबिलिटी, बस। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो ये है। ट्रू है या फॉल्स है वो तो हम बाद में चेक करेंगे उसको। क्लियर है? एक और देख लेते हैं। ये जो है, जो दूसरा एग्जांपल जो है, मैंने एक Pn बनाया, Pn लिखा n, n+1, n+2 इज डिविजिबल बाय 12। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको भी चेक कर सकते हो कि कहां पर ये ट्रू आ रहा है और कहां पर ये आपका फॉल्स आ रहा है। अब इसको हम यहां पर चेक करके देखेंगे। जो P1 है वो आपका क्या आएगा? 1 2 3, 2 × 3 6। 6 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने के लिए एटलीस्ट 12 से बड़ा तो होना चाहिए ना। तो 6 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है, फॉल्स आ गया। P2 जो है वो क्या आएगा? 2 3 6 और ये 2 डालेंगे तो ये 4, 2 3 6 और 4 6 4 24। तो ये आ गया ट्रू, क्योंकि 24 12 से डिविजिबल है। ऐसे ही करके P3 जो है वो निकालिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए P3 क्या आएगा और क्या वो डिविजिबल आ रहा है 12 से या नहीं आ रहा है। तो मैंने ये दोनों बता दिए हैं कि ये इस तरीके की मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका नेचुरल नंबर क्या है उसके अंदर। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अब आगे जो है, मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंडक्शन क्या है। अब ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन आपके घरों में जो चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हा, वो इंडक्शन चूल्हा नहीं है। इंडक्शन चूल्हे के ऊपर मैडम मैथमेटिक्स की बुक रख दो, मैथमेटिकल इंडक्शन बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये वो इंडक्शन नहीं है। तो इंडक्शन के सबसे पहले हम इंडक्शन के बारे में जानेंगे कि इंडक्शन क्या है। इंडक्शन के साथ साथ हम डिडक्शन के बारे में भी जानेंगे। ये दोनों ही टर्म्स जो है, लॉजिकल थिंकिंग जो है, रीजनिंग जो होता है आपका, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग आता है आपका, कुछ आपके जो अभी जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर भी कहीं कहीं रीजनिंग जो है प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो रीजनिंग के अंदर ये दोनों टर्म्स जो है वो आती हैं। डिडक्शन का जो होता है कि वो एक वास्ट सिलेबस है डिडक्शन का तो लेकिन हम यहाँ पे डिडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा काम डिडक्शन का नहीं है। बट थोड़ा सा मैं डिडक्शन के बारे में जरूर लेके चलूंगी कि इंडक्शन और डिडक्शन होता क्या है। डिडक्शन, इन दोनों में जो बाइफिकेशन है वो आपको ताकि ध्यान रह जाए, ठीक है। तो हम जानेंगे कि इंडक्शन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है। इंडक्शन और दूसरा आता है आपका डिडक्शन। अब जो इंडक्शन जो है, इंडक्शन का मतलब ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। और डिडक्शन जो होता है वो हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अब इसके बारे में, अब यहां पर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैडम ने क्या लिख दिया, स्पेसिफिक टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक, क्या कहना चाह रही है मैडम। देखो, स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर चीज है, कोई पर्टिकुलर सेट है या पर्टिकुलर कोई आपके पास कोई चीज है। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब यह है कि पर्टिकुलर चीज से जनरल एक बड़ी चीज के ऊपर उस चीज को लागू कर देना। कि स्पेसिफिक कोई चीज हुई और उसको बड़े लेवल के ऊपर लागू कर दिया। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आजकल जो है कुछ चैनल्स जो हैं वो ब्रांडेड मिल्स की टेस्टिंग करवा रहे हैं। और तो वो टेस्टिंग करवाते वक्त वो क्या करते हैं, 2 से 4 सैंपल वहां से लेते हैं, उनकी वो टेस्टिंग करवा रहे हैं। टेस्टिंग में कोई रिजल्ट निकल के आया और उस रिजल्ट से उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट निकाल दी। जनरल स्टेटमेंट क्या निकाल दी कि इस ब्रांड का जो मिल्क है वो सही नहीं है। ये आपकी स्पेसिफिक मतलब उन्होंने जो 2-4 सैंपल उठाए थे वो स्पेसिफिक उठाए थे, उनकी टेस्टिंग करवाई, टेस्टिंग से एक रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकाल के उन्होंने जनरल पास कर दिया कि इस ब्रांड का जो भी मिल्क है, जो भी मिल्क मतलब कितना मिल्क है,
बहुत ज्यादा है, वो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल्क है, वो जनरल हो गया। अब उस ब्रांड के ऊपर जो है वो लग गया कि भाई इसका मिल्क अच्छा नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट तक पहुंच गए। तो हम कहां से पहुंचे जनरल स्टेटमेंट से? स्पेसिफिक से जनरल के ऊपर पहुंचे हैं। तो ये होता है आपका इंडक्शन, किसी स्पेसिफिक चीज से हम जनरल तक पहुंचना, कि जनरल एक बड़ी चीज के ऊपर कोई स्टेटमेंट लागू कर देना, स्टेटमेंट निकाल देना उसका। ठीक है, अब बात करते हैं डिडक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिडक्शन मतलब डिड्यूस करना, किसी बड़ी चीज से छोटी चीज को निकाल के लेके आना। क्या कह रही हूं मैं? किसी बड़ी चीज से, किसी जनरल चीज से स्पेसिफिक चीज को निकाल के लेके आना, उसको कहते हैं डिडक्शन। जैसे जैसे मैंने लिख दिया, मैंने दो स्टेटमेंट लिख रही हूं यहां पे। मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी कि हिंदू पीपल आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मैंने एक स्टेटमेंट बना दी। अब दूसरी स्टेटमेंट में मैं क्या लिख रही हूं? राहुल इज ए हिंदू। ठीक है, मैंने क्या कहा? ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी कि हिंदू पीपल जो है वो ऑनेस्ट हैं और राहुल जो है वो एक हिंदू है। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट निकालूंगी, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या निकल जाएगी? राहुल इज एन ऑनेस्ट इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक के ऊपर आ गए हम। जनरल स्टेटमेंट तो क्या थी कि हिंदू पीपल बहुत सारे हैं, बहुत सारों के बारे में मैंने लिख दिया कि हिंदू पीपल जो है वो ऑनेस्ट हैं। दूसरा मैंने लिख दिया कि राहुल जो है वो हिंदू है। तो यहां से मुझे, क्योंकि पहले ही जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरल स्टेटमेंट से और ये जो हिंदू जो बन गया, अब जो है यहां से मुझे ये पता चल गया कि राहुल जो है वो ऑनेस्ट पर्सन है। ये होता है जनरल से स्पेसिफिक तक आना, इसको कहते हैं डिडक्शन। ठीक है, दोनों टर्म्स के बारे में, इसके बारे में ज्यादा और नहीं जानना है हमें। मैंने ये आपको बता दिया डिडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर आपके पास मिलेगा और वहां से आप जनरल तक पहुंचोगे। ये जो है ये प्रोसीजर आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए अहम प्रोसीजर माना जाता है, इसी से आपका जो है इसकी टेक्निक निकल के आती है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के बाद अब हम जानेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर टेस्टिंग करके जनरल स्टेटमेंट निकाल देना, जनरल मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकाल देना और उसके बारे में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दे देना, मैथमेटिकल इंडक्शन आपका कहलाता है। बात शायद समझ में नहीं आई होगी, हम चलते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर, कि उसकी प्रोसीजर से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। अब आपको एक बात पता चल गई है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? पीएन की फॉर्म में लिखी जाती है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, पीएन की फॉर्म में मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी जा चुकी है। अब सबसे पहला जो काम है पीएन का, वो हम पीएन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज, इस बात का क्या मतलब हुआ कि P1 इज ट्रू। हम सबसे पहले जो है ये जो स्टेटमेंट है इसमें n इज इक्वल टू 1 को अप्लाई करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो स्टेटमेंट बोली गई है मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो P1 के लिए ट्रू है या नहीं है। नहीं हुई तो बात तो वहीं पे खत्म हो गई, अगर नहीं हुई तो बात वहीं पर खत्म, बात कि ये नहीं हो रही है भाई। अब जो P1 है वो ट्रू है, ये आपने दिखा दिया। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि PM इज ट्रू, ये हम ट्रू, ये हम करेंगे एज्यूम, ये हम मान लेंगे, करते हैं ना, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में काफी चीजें एजम्पशंस के ऊपर चलती हैं। तो यहां पे भी आपको सेकंड स्टेप में आपको जो है पीएम जो है ट्रू मानना है, ये एजम्पशन में लेके चलना है, आपको एज्यूम कर लिया आपने। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, एम के जस्ट बाद वाला नंबर पी एम प्लस 1 जो है, पी एम प्लस 1 जो है वो ट्रू है, इज ट्रू वेन एवर पीएम इज ट्रू। ठीक है, ये मैं क्या कह रही हूं, पीएम आपने एजम्पशन कर लिया है कि वो ट्रू है। अब आप पीएम प्लस 1 जो है उस स्टेटमेंट के अंदर एम प्लस 1 को आप डालोगे और उसका प्रूव करोगे बकायदा, उसको तो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, यहां पर हम एज्यूम नहीं करेंगे, यहां पर हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो ट्रू है। इसके बाद जो है वो हम ये स्टेटमेंट निकालेंगे कि जो अब ये हमें पता चल गया पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब इसको हम जनरल स्टेटमेंट हम निकालेंगे, जो आपकी दी गई होगी उसको इस तरीके से प्रूव करेंगे। इस बात का क्या मतलब है,
इस बात का कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो है P1 आपने जो है ट्रू प्रूव कर दिया कि P1 ट्रू है, ये आपने प्रूव कर दिया। अब जो है P10 जो है ये आपने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। अब P11 जो है वो फिर आप जो है फिर से आपने प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है, आपने इसकी जो है टेस्टिंग कर ली। अब यहां से जो है वो आपने स्टेटमेंट निकाल दी कि P12, P13 और आगे आने वाले सभी नंबर्स जो हैं वो आपके ट्रू होंगे। इस बात का क्या मतलब है, जैसे आपने कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर सैंपल पड़े हैं आपके सामने, उन सैंपल्स की आप टेस्टिंग करने लग रहे हो। आपने पहला सैंपल उठाया, पहले सैंपल की टेस्टिंग की, टेस्टिंग में पाया कि वो सैंपल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बीच के 10 सैंपल गए आपके सामने, 10 सैंपल्स को आपने मान लिया कि वो बिना टेस्टिंग के ही कि वो ट्रू हैं। फिर रैंडमली आपने 11 जो है वो उठाया, 11th वाला जो सैंपल था वो उठाया। 11 वाला मैंने लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, आप कोई 21 लेगा, कोई 15 लेगा, कोई 13 लेगा, कोई भी सैंपल आप ले सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है PM, और ये लिखा PM+1 कि M का मतलब है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही उसने जो 11th वाला जो सैंपल था वो सैंपल उठाया, उसकी फिर दोबारा टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग की और टेस्टिंग में पता चला कि वो भी सैंपल सही है। और टेस्टिंग सिर्फ 2 बार ही हो रही है यहाँ पे, 2 बार की टेस्टिंग में, और फिर उसने कह दिया कि आगे के जो भी सैंपल है वो सारे सैंपल सही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। प्रोसीजर ध्यान में रखना, बस प्रोसीजर अगर ध्यान में है आपके तो आप सारे क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो है n² + n इज इवन नेचुरल नंबर, कि आपको ये प्रूव करना है बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि n² + n जो है वो हमेशा हर नेचुरल नंबर के लिए वो एक इवन नंबर आएगा। तो सबसे पहले तो हम जो है वो कंसीडर कर लेंगे कि जो Pn जो है वो हमारा है n² + n, ठीक है। पुट करेंगे सबसे पहले, पुट n = 1, n = 1 के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, इसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे। तो P1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 2, और 2 जो है वो हमारा इवन नंबर है, दैट इंप्लाइज दैट P1 is 2, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एज्यूम, हम मान लेंगे, एज्यूम कह दो या लेट कह दो, हमने मान लिया कि PM is ट्रू, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि PM जो है वो ट्रू है। दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि PM मतलब m² + m जो है इज इवन नंबर। इस बात का ये मतलब हो गया कि PM जो है m² + m जो है वो आपका इवन नंबर है। इवन नंबर है तो दैट इंप्लाइज m² + m = 2 लैम्डा। इसी तरीके का मिलेगा। अगर ये इवन नंबर है, आपने एज्यूम कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा। वहां पर जो लैम्डा है वो आपका नेचुरल नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे m जो है वो नेचुरल नंबर है, और m नेचुरल नंबर है तो ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का एडिशन करोगे तो वो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा। और नेचुरल नंबर में आप इवन नंबर कह रहे हो तो जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ये भी नेचुरल नंबर से ही आएगा। क्लियर है ये बात? यहां तक की बात ठीक है, हमारे पास ये 2 लैम्डा आ गया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव PM+1 is ट्रू, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PM+1 by putting the value m+1 in equation in the statement n² + n। तो यहाँ पे n की जगह पे जो है वो हम पुट करेंगे m+1² + m+1। यहाँ पे जो है हम इसके स्क्वायर को खोल लेंगे, a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में m² + 1 + 2m + m + 1, ठीक है। यहां से जो है वो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, PM+1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा m² + m को एक साथ लिख दिया, इसके साथ में लिख दिया, प्लस 2m और +2, 1 + 1 जो है ये 2 हो जाएगा, और 2m हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमने अलग लिख दिए। क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे पास m² + m की वैल्यू है, m² + m जो है वो हमारे पास 2 लैम्डा है, ये वैल्यू हम पुट कर लें, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा, 2 लैम्डा + 2 कॉमन आ गया m+1, ठीक बात है। अब यहां से इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, हम 2 को फिर से कॉमन ले आएंगे, यहां पे बच जाएगा लैम्डा + m+1। अब देखिए ये नेचुरल नंबर
ये भी नेचुरल नंबर और 1 भी नेचुरल नंबर, और 3 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो भी एक क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी p लिख दीजिए, ठीक है, वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और p जो है वो आपका है क्या, लैम्डा प्लस m प्लस 1, ठीक है। यहां से हमें ये पता चल गया कि pm प्लस 1 जो है वो 2p टाइप का नंबर आएगा, और 2p जहां पे p जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, और 2p टाइप का नंबर क्या होता है, इवन नंबर। यहां से हमारे पास ये आ गया, दैट इंप्लाइज दैट pm प्लस 1 इज इवन नंबर एंड hence pm प्लस 1 इज ट्रू। यही हमें प्रूव करना था, ये ट्रू हो गया। और यहां से हमारे पास जनरल स्टेटमेंट क्या आ गई कि Pn जो है वो इवन नेचुरल नंबर रहेगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। बहुत सिंपल सा था, बस 3 ही स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको पुट करके देखना है कि वो है या नहीं है, वहां पे आपका ट्रू आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको अजम्पशन लेके चलनी है, अजम्पशन से आपका इस तरीके से कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा, उस अजम्पशन का आप यूज करोगे थर्ड स्टेप में। तो ये ध्यान में रखना, अगर मैं इसको यहीं छोड़ देती, यहां छोड़ देती, तो फिर ये जो सेटअप जो है वो बिठाने में प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैंने जब ये स्टेटमेंट लिखी, इससे मुझे ये वाली बात पता चली, ठीक है। कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि अगर ये इस तरीके का है तो किस तरीके का नंबर दिखेगा, ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज कर सके और आपका जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। लगभग मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके के होंगे, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जितने भी वैरायटी क्वेश्चंस में रहेगी, जितना मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है बच्चे के लिए समझना, मैं वो सारे क्वेश्चन लेके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलूंगी और इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा, आपको मेरी टीचिंग अच्छी भी लग रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी रूप में जरूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।